नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सफल क्लासेज पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा आसियान कंट्रीज़ के बारे में और आपको अच्छे से याद होंगे आसियान कंट्रीज़। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अपन। आसियान कंट्रीज़ कौन कौन से हैं देखिए सामने। एक तो आपने पहले तो देखा सार्क कंट्रीज़, और सार्क कंट्रीज़ में अपन ने देखा सबसे पहले सार्क कंट्रीज़ में कौन सा देखा, मालदीव देखा, श्रीलंका देखा, इंडिया देखा, पाकिस्तान देखा, अफगानिस्तान देखा, नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश। ऐसे करके 8 दक्षेज यानी कि सार्क कंट्रीज हैं। और उसके बाद में मैंने बताया कि ये जो साउथ ईस्ट है, ये वाला जो साउथ ईस्ट है, इसमें साउथ ईस्ट जो है एशिया के नेशंस हैं जिन्होंने क्या बना लिया, अपना एक एसोसिएशन बना लिया। तो इनको बोलते हैं आसियान कंट्रीज। और आसियान कंट्रीज के अंदर देखिए कौन कौन से देश शामिल हैं। टोटल 10 देश शामिल हैं। तो सबसे पहले आपके नंबर आता है म्यांमार का नंबर आता है। कल मैंने आपको बताया था म्यांमार के बारे में। तो सबसे पहला जो है म्यांमार है आसियान कंट्रीज के अंदर। दूसरा जो देश होगा वो होगा थाईलैंड। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। थाईलैंड के बाद में अगला देश आता है लाओस। थाईलैंड के बाद में अगला देश कौन सा आता है, लाओस आता है, ठीक है। उसके बाद में एक कंबोडिया है और बाकी का ये पूरा वियतनाम है, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके टोटल 5 देश तो अपने यहीं पे ही आ जाएंगे, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। बाकी कल मैंने 2 देश यहाँ पर बताए थे आपको, ठीक है। कौन सा, मलेशिया, और बाकी ये इंडोनेशिया है और एक फिलीपींस है। ऐसे करके टोटल 10 देश मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, कल बर्मा के बारे में पढ़ लिया था, थोड़ा सा बता देता हूँ। अराकान योमा पर्वतमाला भारत और बांग्लादेश बर्मा म्यांमार की सीमा बनाती है। इसके अलावा मैंने बर्मा के अंदर यहाँ पे बताया था यंगून यानी कि रंगून जो पुराना नाम है, ये पुरानी राजधानी थी इसकी म्यांमार की। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और वर्तमान में जो है नेपिताओ इसकी वर्तमान में राजधानी है, ठीक है। इस बारे में अपन ने बात कर ली थी बर्मा से रिलेटेड। आज हम पढ़ने वाले हैं थाईलैंड, ठीक है। तो ये देखिए थाईलैंड का नक्शा, ये थाईलैंड है बेटो, ठीक है। अब थाईलैंड जो है, थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो ये है बैंकॉक। आपको बीच में दिखेगा यहाँ पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो थाईलैंड के मैप पे लेके चलता हूँ पहले आपको। ये देखिए थाईलैंड, थाईलैंड में ये यहाँ पर आपको दिखेगा बिल्कुल बीच में बैंकॉक जो कि इसकी राजधानी है, ठीक है। तो थाईलैंड की सबसे पहले तो राजधानी देखेंगे जो कि क्या है आपके बैंकॉक है। इसके बाद में देखेंगे इसके 3 शहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकॉक के बाद में एक तो आपका आ जाएगा यहाँ पर फुकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज फुकेट के बारे में आज शायद कोई न्यूज़ भी आ रही थी कि फुकेट से किसी वापस से एयर इंडिया के किसी विमान ने, मतलब हवाई जहाज ने क्या की, उड़ान भरी दिल्ली के लिए, लेकिन उसको बैंकॉक में क्या करना पड़ा, लैंडिंग करनी पड़ी। ऐसा कुछ खबर सुनने में आ रही थी, अभी पुख्ता न्यूज़ नहीं है, ठीक है। वो भी कोई कारण रहा होगा। तो यहाँ पर है फुकेट शहर जो कि बड़ा है, बिल्कुल इसके समुद्र के किनारे पर। यहाँ पर जो है समुद्र है यानी कि बीच एरिया है। यहाँ पर बैंकॉक है, ये भी बीच एरिया है, ठीक है। और एक जो है आपके यहाँ पर आप कौन सा, ये जो थाईलैंड है, तो एक शहर आपके इसमें पड़ जाता है पटाया, ठीक है। तो 3 शहर इंपॉर्टेंट है, एक तो फुकेट आ जाएगा, एक बैंकॉक आ जाएगा, ठीक है बेटो। तो ये तो, और एक पटाया आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये पटाया है यहाँ पर। 3 शहर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके मेनली। तो बाकी थाईलैंड की बात करें तो ठीक है, अच्छा टूरिस्ट का अच्छा प्लेस है। वर्तमान में देखा जाए तो ये बड़े जो 3 शहर है इसके वेश्यावृत्ति की ओर अग्रसर है। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो इसका जो वेश्यावृत्ति का रेशियो है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जो कि इसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन पर्यटन के मामले में बहुत अच्छा ये है, ठीक है। तो पर्यटन किसी भी देश के लिए अच्छा होता है। देखो कोई भी विदेशी पर्यटक होता है, अब मान लो जैसे कि भारत में कोई पर विदेशी पर्यटक आया, हवाई जहाज से सीधा उतरते ही सबसे पहले ऑटो वाले को देखा, ऑटो वाले के बाद में देखो होटल वाले को देखा, होटल के बाद में खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट वालों को देखा, घूमने के लिए गाइड को देखा, खाने पीने के लिए जो भी कुछ एक्सेसरीज की चीजें होती है। तो ऐसा करके एक पर्यटक तो मतलब बहुत अच्छा व्यवसाय है पर्यटन का। अगर इसको डेवलप किया जाए इंडिया के अंदर तो ये बहुत अच्छा आपका अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला व्यवसाय है। कौन सा,
आपका पर्यटन। ठीक है, थाईलैंड ने और भी जैसे वियतनाम है, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने, इन्होंने अपने पर्यटन को बहुत अच्छे से डेवलप कर रखा है, क्योंकि इनको पता है कि भैया ये बहुत अच्छी पावर है एक, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता है, बस केवल डेवलप करना है और दुनिया को लुभाना है, तो दुनिया के लोग आते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम धार्मिक पर्यटन में लगे रहते हैं, तो हम कमाते वमाते हैं और उसके बाद में छोटा मोटा अपन देख लेते हैं, खाने पीने में खर्च कर लेते हैं। लेकिन जो विदेशी लोग होते हैं, अंग्रेज लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा घूमने फिरने के लिए रखते हैं, जिससे क्या होता है, मनोरंजन भी होता है और अपना लक्ष्य भी बना रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब आप देखेंगे थाईलैंड के अंदर कि थाईलैंड की कोई खास बात है क्या। थाईलैंड की खास बात यह है कि आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल थाईलैंड है ना, बिल्कुल सकड़ा रास्ता है, समुद्र के बीच में। देखिए यहाँ पर बिल्कुल इधर भी ये थाईलैंड की, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड की खाड़ी हो गई है। ठीक है, इधर की तरफ देखेंगे अंडमान, अंडमान वाला जो इलाका आ जाएगा वो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक जगह पड़ती है बेटा क्रा, क्रा या क्राबी, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को क्या करना चाहता है थाईलैंड, काट करके और यहाँ से समुद्री मार्ग बनाना चाहता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बिल्कुल कम स्थल भाग है, तो ये सोच रहा है कि यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, स्थल मार्ग को काट करके और समुद्री मार्ग बना देते हैं, जिससे अपना और भी ज्यादा क्या होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वो कैसे, देखिए आपको दूसरे मैप में समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो खाड़ी है ना, ये है मलक्का की खाड़ी। ठीक है, मलक्का, मलक्का वाला रास्ता है ये। तो ये जितने भी जहाज है, इधर चाइना के हो गए, फिलीपींस के हो गए, जापान के हो गए, ये सब इस रास्ते से ही जाते हैं व्यापार करने के लिए। यही वाला जहाज वाला मार्ग है। हालांकि एक मार्ग और है यहाँ पर सुंडा की तरफ से। ठीक है, कहाँ से, ये इंडोनेशिया का है सुंडा, इधर से भी एक सुंडा मार्ग निकलता है, लेकिन ये क्या है, काफी दूर भी है और बहुत सकड़ा है, बहुत सकड़ा मार्ग है, बड़े जहाजों के लिए उपयुक्त नहीं है, बड़े जहाज नहीं आ जा सकेंगे। तो ये जो जितने भी देश हैं इधर के, ये सारे इसी मार्ग से डिपेंडेंट है। और यहाँ पर पड़ता है सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर जो है यहाँ से टैक्स वगैरह लेता है, यहाँ पे खाने पीने की चीजें वगैरह जो भी बेचता है करता है, तो यहाँ से सिंगापुर अच्छा डेवलप हो रहा है। ये चीज सोची किसने, आपके थाईलैंड ने, कि मैं यहाँ वाला रास्ता काट देता हूँ, तो मेरे को आराम से क्या है कि इनके समय और दूरी दोनों बचेगी और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन मेन जो जहाज आएंगे वो चाइना के आएंगे, तो चाइना ने इस चीज के लिए मना कर दिया, क्योंकि चाइना क्या चाहता है, चाइना ये चाहता है कि भैया इधर से मेरे जहाज निकल रहे हैं, तो पास में ही यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो चाहता है कि भारत के आसपास से नहीं जाए, क्योंकि भारत एक दावेदार, एक टक्कर वाला देश है, तो यहाँ से वो गुजारना नहीं चाहता अपने जहाजों को। इसलिए वो फिर भी इंडोनेशिया के फेवर में है कि आप लोग यहाँ से क्या कर लो, रास्ता बना लो, हम लोग फंड दे देते हैं। अब ये चाइना तो आपको भी पता है, फंड दे करके फंसाने का काम करता है, यानी कि डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। ये पहले कर्जा दे देता है, उतना कर्जा देता है, उनके औकात से बाहर कर्जा दे देगा, उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, उससे कर्जा चुकेगा नहीं, तो उसके भूभागों पर या उसके किसी बड़े पावर हाउस पर या फिर कोई भी बड़ी फैक्ट्री पर, उसके ऊपर क्या कर देता है, अपना कब्जा कर लेता है। तो ऐसे करके, जैसे पाकिस्तान को अपने औकात से ज्यादा कर्जा दे रखा है, इसीलिए पाकिस्तान ने उसको बाप बना रखा है चाइना को। ठीक है, तो ये जो है मार्ग, इसको डेवलप करने के फेवर में चाइना है। लेकिन ये यही बोलता है कि भैया तुमने तो इधर सीपीईसी बनाया था, उसका क्या हुआ, और क्या गारंटी है कि तुम्हारे जहाज इधर से आएंगे जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टेंशन है कि भैया अब, ठीक है, इंडोनेशिया ने थोड़ी सी सूझबूझ भरी काम ली है, लेकिन ये वाला जो रास्ता है, सॉरी, ये वाला जो क्रा वाला रास्ता है, जो कि थाईलैंड काट करके और देना चाहता है इन देशों को कि भैया यहाँ पर जो है अपना टैक्स वैक्स भी मिलेगा और अच्छी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन चाइना ने ये बोल दिया कि भैया यहाँ तो बिल्कुल ही सामने है अंडमान निकोबार, अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये अंडमान निकोबार है, लोग सामने ही बैठा है अंडमान निकोबार, अपना भारत का हिस्सा, तो फिर वापस इन जहाजों को इधर से जाना पड़ेगा, तो ये इश्यू हो जाता है। ठीक है, इसलिए चाइना ने इसका फेवर नहीं किया, तो इसने अपनी जो प्लानिंग थी शायद वापस ले ली है, या फिर आगे जाकर के कामगार होगी, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, तो पहले मलक्का के रास्ते से जाते थे, जो सिंगापुर को लाभ पहुंचाते थे। थाईलैंड सोच रहा है कि मैं इससे लाभ कमा लूं, कौन सा वाला रास्ते से, क्रा। तो प्रश्न पूछा जाता, अब यहाँ से देखो नहर भी गुजरती है, प्रश्न आता है यहाँ पर, अपना प्रश्न बनता है, क्रा नहर या क्राबी नहर कौन से देश में स्थित है। तो क्रा या क्राबी नहर जो है थाईलैंड में स्थित है। एक और खास बात थाईलैंड की, इसे सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं।
द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स इसको कहते हैं, सफेद हाथियों का देश कहते हैं। तो तीन चार चीजें आपको थाईलैंड के बारे में समझ में आई। एक तो इसका जो राजधानी है वो बैंकॉक है, दूसरी बात पटाया इसका महत्वपूर्ण शहर है, और तीसरा है इसका महत्वपूर्ण शहर वो है फगोट, ठीक है, क्या नाम बताया मैंने, फुकेट, सॉरी फुकेट इसका तीसरा शहर है। इसके बाद में अपन ने देखा कि ये जो चीन ने जो इंडोनेशिया वाला जो टुंडा वाला मार्ग बनाने का किया, तो इंडोनेशिया ने क्या कर दिया, मना कर दिया है, ठीक है, इस चीज के लिए। तो ये थाईलैंड है, मतलब ज्यादा आपको कुछ ही नहीं है, बस थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करनी है देशों के बारे में कि आसियान कंट्रीज में कितना क्या क्या है, कौन कौन से शहर महत्वपूर्ण है, ठीक है बेटा। तो ये थाईलैंड मेनली पर्यटन के हिसाब से घूमने के लिए इंपॉर्टेंट आपके रह जाता है। बात करते हैं अगर थाईलैंड की मुद्रा की, तो थाई बात इसकी जो है, इसकी मुद्रा है कौन सी, थाई बात। थाईलैंड की राजधानी क्या रहेगी, बैंकॉक रहने वाली है, ठीक है बेटो। और क्रा और क्राबी जो नहर है कहाँ पर स्थित है आपके थाईलैंड के बिल्कुल यहाँ पर, इस नहर के यहाँ पर, इस जगह पे, पतली वाली जगह पर, ठीक है बेटो। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी, इसी के पास में एक और दूसरा देश आ जाता है, उसका नाम है लाओस। लाओस, ये रहा लाओस बेटा। लाओस जो है ना, ये क्या है, लाओस स्थलबद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है ये। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है जिसका कोई समुद्र नहीं होता है। देखिए इधर भी इसके पास में समुद्र नहीं है, इधर वियतनाम आ जाता है, इधर कंबोडिया आ जाता है, ऊपर की तरफ तो वैसे ही स्थल भाग है। तो जिस देश के पास में कोई समुद्र नहीं होता है उसे बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री, यानी कि स्थलबद्ध देश, ठीक है। तो लाओस एक स्थलबद्ध देश है। ध्यान रखना, लैंडलॉक कंट्री के काफी सारे नुकसान होते हैं क्योंकि उसके पास समुद्र नहीं होता है, तो दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। जैसे कि नेपाल वगैरह है, लैंडलॉक कंट्री है, तो निर्भर है किसके ऊपर, भारत पे, भैया पश्चिम बंगाल की तरफ से तुम्हारा माल जाएगा ट्रकों के या ट्रेनों के माध्यम से, तो उसका खुद का अपना समुद्र नहीं होता है, उसको कहते हैं स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। लाओस की बात करें तो लाओस का नक्शा तो अच्छा, थाईलैंड में एक बार पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ थाईलैंड की घूमने फिरने की जगह। ये देखिए, एक तो ये जैसे कि थाईलैंड का एक अगर अपन पर्यटन की दृष्टि से देखें तो एक तो ये थाईलैंड के अंदर ये देखने का प्रमुख स्थान मिल जाता है। इस तरीके के देखो, इस तरीके के थोड़ा सा बढ़िया मनोरंजन का है सिस्टम, ठीक है। देखिए थाईलैंड बहुत खूबसूरत है, वैसे बहुत ही खूबसूरत थाईलैंड है, ठीक है बेटा। ये देखिए थाईलैंड के भवन, देखिए बहुत ही आलीशान शानदार बिल्डिंग्स बना रखी है, ठीक है। थाईलैंड है ये। शहर देखिए थाईलैंड का, देखो कितना खूबसूरत शहर है। क्या किया है, सिर्फ पर्यटन के लिए डेवलप किया है, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था बनी हुई है बढ़िया मजबूत, ठीक है। तो वो ही चीज अगर अपन कर ले तो इंडिया में तो इससे भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं घूमने फिरने के, ठीक है, लेकिन करते नहीं है अपने, तो बस नेतागिरी में रह जाते हैं हम लोग। अगला है देश, उसका नाम है लाओस। लाओस देखिए किस प्रकार का नक्शा लाओस का मिलता है, ठीक है। लाओस की बात करें बेटा तो लाओस की मुद्रा है लाओ कीप, ठीक है। और लाओस कैसा देश है, कि स्थलबद्ध देश है, और इसकी जो राजधानी है वो मिलती है वियेनटाइन, ये रहा वियेनटाइन, ठीक है। कौन सी राजधानी है इसकी, वियंतियान, वियंतियान, ये देखिए वियंतियान की राजधानी रहेगी, कहाँ पर रहेगी, ये वियंतियान, बिल्कुल थाईलैंड के ऊपर की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ वियंतियान इसकी राजधानी है, ठीक है बेटा। और कैसा देश है, लैंडलॉक कंट्री है, इसका देख लो कहीं पर भी कोई समुद्र नहीं है। लाओस की बात करें तो बेचारा ये भी चीन के डेप्ट ट्रैप में फंस गया। चीन के डेप्ट ट्रैप में कैसे फंस गया, कि चीन ने यहाँ पर क्या किया कि भैया तुम्हारे लिए एक पावर हाउस बना देते हैं, एक पावर ग्रिड बना देते हैं, और ठीक है जैसे जैसे इनकम आती रहे हमारे को पेमेंट करते रहना। लेकिन ये लाओस है डेब्ट ट्रैप में फंस गया, ये कर्जा नहीं चुका पाया, तो पूरा का पूरा इसका पावर हाउस किसने ले लिया, चाइना ने। ये देखिए इसी ऊपर चाइना है, तो पूरा का पूरा पावर हाउस किसने ले लिया, इसका चाइना ने ले लिया। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है भैया, ठीक है। तो मेनली लाओस के अंदर कुछ भी नहीं है, लाओस की बस दो तीन का बातें खास है। एक तो ये स्थलबद्ध देश है, दूसरा ये आसियान कंट्रीज का एक पार्ट है, तीसरा इसका जो पावर ग्रिड है वो अमेरिका ने ले लिया, सॉरी चाइना ने ले लिया है, ठीक है।
और इसके जस्ट बगल में अपना वियतनाम आ जाएगा। तो लाओस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप लोग देख लीजिए। इस तरीके का शहर है आपके लाओस। अगर घूमने के लिए भी देखें तो पूरा पैकेज ही होता है, तो वियतनाम का, लाओस का, थाईलैंड का, है ना, ठीक है। तो ये लाओस है आपके। लाओस के बाद में बेटा तीसरा जो देश आएगा आपके, वो आएगा कंबोडिया, ठीक है। तीसरा देश कौन सा आ जाएगा आपका? कंबोडिया। ये देखिए कंबोडिया, ये है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी की बात करूं तो कंबोडिया की राजधानी रहेगी नोमपेन है। ये यहाँ पर इसकी राजधानी है नोमपेन, इसकी राजधानी है किसकी? कंबोडिया की। और कंबोडिया की खास बात यह है कि पहले यहाँ पर भारतीयों का ही अधिकार था, और इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट, सबसे बड़ा विश्व का मंदिर अंकोर वाट सूर्यवर्मन ने बनवाया था, वो यहीं पर ही स्थित है। इससे बड़ा कहीं पर कोई मंदिर नहीं है। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने बनवाया था, ठीक है। अच्छा, ये मंदिर किसका है अंकोर वाट? वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड जीके में पूछा जा सकता है कि अंकोर वाट का मंदिर जो कि कहां पर है? कंबोडिया में है। किसका मंदिर है ये? भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका है? विष्णु जी का मंदिर है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे हिंदू धर्म के जो देवता है यानी कि भगवान है, उनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? कंबोडिया में है। क्योंकि पहले हिंदू ही रहते थे ज्यादातर, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर अब है ना, जो कौन रहते हैं? बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। हिंदुओं की संख्या भी वर्तमान में यहाँ पे कम हो गई है। तो कंबोडिया जो है, यहाँ पर इसकी राजधानी मेनली इंपॉर्टेंट याद रखना नोम पेन है। क्या नाम रखोगे? नोम पेन है इसकी राजधानी है। पहले किसका अधिकार था? भारतीयों का ही था। बाद में सूर्यवर्मन ने क्या कर दिया? विष्णु जी का मंदिर बनवाया ओमकार वाट के नाम से, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आपको एक चीज समझाता हूं मैंने 3 देश बताए अभी। अच्छा, ये देखिए इस तरीके के मंदिर है यहाँ पर, इस तरीके के। ये जो लाओस सॉरी कंबोडिया है, कंबोडिया में इस तरीके के मंदिर अपने को देखने को मिलते हैं। ये देखो पहाड़ों के अंदर ही कलाकृतियां की गई है। ये देखिए, यहाँ ही अपने भारत में भी ऐसे काफी सारे मंदिर है, जैसे कि अपन गुफाओं में देखते हैं अजंता लोरा की गुफाएं वगैरह। तो इस तरीके के मंदिर अपने को देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए कौन सा है? कंबोडिया शहर। इतना बड़ा तो खैर नहीं है, लेकिन ठीक है, वहाँ के हिसाब से ओके। तो ये कंबोडिया है। अब आपको एक चीज बताते हैं वर्ल्ड मैप में। यहां आपने देखा थाईलैंड है, यहाँ लाओस है, और यहाँ पर है कंबोडिया। ऐसे करके ये एक त्रिभुज सा बन रहा होगा, आपने देख लिया होगा। इसे बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों को मिलाकर के एक बनता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब है अफीम के लिए फेमस है। ये तीनों को मिलाकर के ये अफीम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत के दोनों और इस तरीके के गोल्डन ट्रायंगल, यानी कि इधर की तरफ तो गोल्डन ट्रायंगल है, और इधर की तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इनको मिलाकर के बनता है गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट यानी कि आपका ये वाला इलाका इधर भी, ये तीनों के तीनों अफीम के लिए, और इधर की तरफ ये तीनों की तीनों अफीम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तीनों आपको याद रखने हैं। गोल्डन ट्रायंगल आपके कौन कौन से देश आ जाएंगे गोल्डन ट्रायंगल में? अगर अच्छा, एक बार यूपीएससी का प्रश्न भी आया ये कि गोल्डन ट्रायंगल में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है। कौन कौन से शामिल हैं? एक तो आपके आ जाएगा थाईलैंड आ जाएगा, एक आपके आ जाएगा लाओस आ जाएगा, और तीसरा कौन सा आ जाएगा? आपके थाईलैंड आ जाएगा। सॉरी, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। कौन कौन से देश आ जाएंगे? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आएगा बेटा, सॉरी कंबोडिया नहीं, म्यांमार, गलती हो गई, सॉरी। लाओस, थाईलैंड और बर्मा, ये तीनों के तीनों। कंबोडिया नहीं है। एक्चुअली क्या है कि प्रश्न ये आया था कि कौन सा देश शामिल नहीं है, तो कौन सा देश शामिल नहीं है? कंबोडिया शामिल नहीं है। तो थोड़ा दिमाग में यही रह गया कि कंबोडिया जो है वो क्वेश्चन पूछने वाला था एक्चुअली मैं आपसे कि बर्मा, थाईलैंड, ठीक है, और एक कौन सा आपका लाओस। ये यहाँ पर लाओस, बर्मा,
यानी कि म्यांमार और एक थाईलैंड, ये तीनों मिलाकर के क्या बनते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। लेकिन ये कंबोडिया जो है इसमें शामिल नहीं है। यही प्रश्न था, निम्न में से कौन सा देश गोल्डन ट्रायंगल में शामिल नहीं है। तो अब याद रखना, बीच में मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था ये कि कंबोडिया शामिल है, कंबोडिया शामिल नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। कंबोडिया नहीं है शामिल, ना वियतनाम शामिल है, ये गोल्डन ट्रायंगल है। दूसरी तरफ देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक ईरान, ये क्या है, आपके गोल्डन क्रेसेंट बनाते हैं। ये भी अफीम के लिए प्रसिद्ध है। देखो अफीम के ऊपर वैसे तो बैन है, लेकिन जो है दवाइयों में तो काम आता ही है। अब जैसे कि मान लो आरएक्स, डॉक्टर कोई भी दवाई लिखता है, आरएक्स का मतलब ये होता है कि भैया इसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाई नहीं मिलेगी, ये वाली दवाइयां जिसमें आरएक्स लिखा होता है। लेकिन अगर जिसपे एनआरएक्स लिखा हुआ है तो फिर तो भूल ही जाओ, क्यों, क्योंकि इसका मतलब तो ये तो नार्कोटिक्स वाली है, ठीक है। तो नार्कोटिक्स वाली ऐसी दवाई होती है जिसमें कुछ नशीली चीजें मिली हुई होती है, जैसे कि अफीम वगैरह। ये तो मेनली काम जो होता है इसका अफीम वगैरह का दवाइयों में काम में लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो एक तो ये हो गया आपका। तो आपने आज कौन कौन से देश देखे, एक तो सबसे पहले अपन ने देखा थाईलैंड पढ़ा, थाईलैंड के बाद में लाओस पढ़ा, और लाओस के बाद में अपन ने कंबोडिया के बारे में जानकारी ली, ठीक है। कंबोडिया के बारे में बस इतनी जानकारी है कि आपके जो सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पर स्थित है। एक यहाँ की राजधानी जो है, आप लोगों की कौन सी राजधानी बताई मैंने आपकी, नोम पेन है, कंबोडिया की राजधानी है। अब तीसरा देश लेते हैं अपन वियतनाम, मतलब नेक्स्ट जो है अपना वियतनाम, ये वाला पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो वियतनाम की ओर चलते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं आज 3-4 देश कवर करवा दूंगा। ये देखिए वियतनाम, खूबसूरत शहर है वियतनाम। ये मैप में दिख गया होगा आपको वियतनाम, जो भी ये ग्रीनरी वाला इलाका है ना, यही वियतनाम है। जबकि इधर की तरफ देखेंगे तो ये थाईलैंड आ जाएगा, इधर इधर लाओस आ जाएगा, इधर कंबोडिया आ जाएगा, ठीक है बेटा। और इधर की तरफ आपके ये साउथ चाइना सी आ जाएगा, ये गल्फ ऑफ टोमकिन आ जाएगा। और ये एक चाइना का एक द्वीप है यहाँ पर, हाइकॉन, हाइकन द्वीप। ये चाइना की नौसेना का गढ़ है ये। चाइना का ही द्वीप है ये, किसका द्वीप है, चाइना का द्वीप है। लेकिन किसके बगल में है, आपके ये आपके वियतनाम के बगल में। ये अब आते हैं वियतनाम की बात करते हैं। तो वियतनाम देखिए बेटा, सबसे पहले तो इसकी राजधानी की बात करते हैं। ये रही इसकी राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या रहेगी बेटो, हनोई रहेगी। और वियतनाम के बारे में अपन जो पढ़ना शुरू करते हैं उसमें देखेंगे सबसे पहले तो वियतनाम की जो है मुद्रा क्या है, तो वियतनामी डोंग जो है इसकी मुद्रा रहती है, ठीक है बेटो। सबसे पहले तो देखेंगे राजधानी, ये रही राजधानी। इसका सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन्ह या साइगोन, साइगोन, साइगोन है, सागवान नहीं है। बाकी तो तुम कुछ भी कह लो, सागवान कह लो, बबूल कह लो, नीम कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है बेटो। तो साइगोन जो है यहाँ पर बड़ा शहर है, जिसका पूरा नाम क्या है, हो ची मिन्ह। एक्चुअली ये एक नेता का नाम है यहाँ पर। किसका नाम है, नेता का नाम। यहाँ के लीडर का नाम था हो ची मिन्ह। बहुत ही खतरनाक वाला नेता भाई, इसने रूस को और अमेरिका को दोनों को एक साथ सबक सिखाया। लेकिन अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले अपन देखेंगे कि वियतनाम के अंदर जो है आपके वियतनाम जो है इसके पास में कौन सी जगह बताई मैंने, हैनान द्वीप समूह। ये किसका है, चाइना का है। ये चाइना की नौसेना का अड्डा है बेटा, नौसेना का गढ़ है ये, इसका चाइना का, यहीं से निगरानी रखता है ये पूरा। अब देखिए हनोई इसकी राजधानी हो गई। और वियतनाम जो है इसका जो मैप है आपको पता चले गया होगा, इस तरीके से यहाँ से सकड़ा सा है, उसके बाद में वापस इस तरीके की चौड़ाई इसकी आ जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब सा नक्शा है। अब ये हो ची मिन्ह का क्या रोल है वो देखिए। रूस ने और अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर बिल्कुल बीच में से क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया। इसको कर दिया उत्तरी वियतनाम, और यहां पर कर दिया दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। यहां पर आ गया अमेरिका, और इधर आ गया रूस। रूस ने अधिकार दे दिया उत्तरी वियतनाम वालों को, बोला मारो किसको, दक्षिणी वियतनाम। अमेरिका ने हथियार दे दिए दक्षिणी वियतनाम को, मारो किसको, उत्तरी वियतनाम को। और इधर दोनों के दोनों देश लड़वा रहे हैं आपस में, वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। इसे ही बोलते हैं शीत युद्ध। जब दो देश आपस में आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ करके
किसी और माध्यम से लड़ाई करवाते हैं, यही शीत युद्ध है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो रूस और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है ना, ये पूरा क्या है, ये शीत युद्ध ही है। ठीक है, तो शीत युद्ध में क्या किया इसने, अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम का साथ दे दिया और रूस ने किसका साथ दे दिया, उत्तरी वियतनाम ने साथ दे दिया। कहते हैं कि अमेरिका ने अकेले ने 27 करोड़ बम, लगभग 27 करोड़ बम डलवा दिए किस पे, उत्तरी वियतनाम पे। और रूस ने यहाँ पर कम से भी कम तो 10 करोड़ से भी ज्यादा बम डलवा दिए और तबाही की स्थिति में थे। तब जाकर के हो ची मिन्ह जो नाम के नेता है, इनको ये बात समझ में आ गई कि ये तो दोनों के दोनों हमें आपस में लड़वा रहे हैं। तो इसने क्या किया, विरोध करना शुरू किया। लेकिन अकेला कैसे विरोध करता, तो इसने लोगों को जन जागरण किया, लोगों की टीम बनाई और उसके बाद में इनका सामना करने के लिए इसने सुरंगें बना ली। सुरंगों के माध्यम से जब ये लोग लड़ने के लिए आते थे तो पहले सुरंगों में छुप जाते थे, उसके बाद में जैसे ही मतलब किसी भी प्रकार से करके और दोनों को यहाँ से रवाना कर दिया। रूस तो पहले ही भाग गया था, थोड़े टाइम बाद में अमेरिका भी चला गया था और हो ची मिन्ह यहाँ के क्या बन गए, हो ची मिन्ह बहुत बड़े लीडर बन गए यहाँ पर। और उनकी दया से क्या हो गया, जो वियतनाम है वापस बच गया। इस रेखा को इन्होंने 17 डिग्री समानांतर रेखा नाम दिया था बेटा, 17 डिग्री समानांतर रेखा। पूछा जा सकता है 17 डिग्री अक्षांश रेखा है, 17 डिग्री समानांतर रेखा किस देश से गुजरती है, वियतनाम से गुजरती है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है 17 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है, किसने बांटा, रूस ने और अमेरिका ने बांटा। बाद में क्या किया, हो ची मिन्ह ने सब कंट्रोल कर लिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने हो ची मिन्ह को अंकल हो की संज्ञा दी। बेटा प्रश्न पूछा जा सकता है, अंकल हो का पूरा नाम या अंकल हो किस, हो ची मिन्ह को अंकल हो किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसको, हो ची मिन्ह को क्या बोला, हो अंकल बोला, अंकल हो बोला। ठीक है, तो ये भी वियतनाम की एक खास विशेषता रही है बेटा। ठीक है, अब भारत क्या कर सकता है, भारत बेटा यहां से देखो मणिपुर से सीधा इधर की तरफ से सीमा क्या कर सकता है बेटा, एक सड़क निकाल सकता है। वैसे पहले एक बार वियतनाम को देख लो, ये वियतनाम है भाई, बहुत ही सुंदर शहर वियतनाम। ठीक है, और एक चित्र और दिखा देते हैं, ये वही है वैसे तो। ठीक है, तो वियतनाम की मेन जो घूमने की जगह है वो यही है। भारत क्या कर सकता है, अब देखो यहाँ पर रास्ता है हमारे पास में, हमारी विदेश नीति को और थोड़ा मजबूत करने का और हमारा जो सुरक्षा तंत्र है पूर्वी देशों में वर्चस्व बढ़ाने का। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, कहाँ है वियतनाम, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये वियतनाम है और यहाँ पर हनोई है। और इधर की तरफ से अपन लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा भारत देश आ ही गया। ठीक है, ये भारत रहा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, सड़क निकाल सकते हैं किसकी सहायता से, देखो बर्मा के पास ही जाएगी या फिर ऊपर तो चाइना आ जाएगा, खैर सॉरी, इधर लाओस होते हुए इधर की तरफ से हम सड़क निकाल सकते हैं। नाम दे सकते हैं IVEC, इंडो वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे कि इसने दिया था ना CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया था ना वैसे। ठीक है, तो वैसे हम भी कर सकते हैं, जिससे क्या फायदा होगा, एक तो हम देखो वियतनाम, वियतनाम जैसे अपन चाइनीज आइटम खरीदते हैं ना, सेम डिट्टो वियतनाम के आइटम होते हैं, उसी कोस्ट में वियतनाम के आइटम होते हैं। तो ये चाइना जो है, अगर चाइनीज माल की खपत अपने को भारत में कम करनी हो तो हम वियतनाम से माल ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि इधर से रास्ता निकाल दो कि भैया हम तो व्यापार के लिए रास्ता बना रहे हैं, दूसरे देश सपोर्ट करेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है, भारत का सबके साथ में बढ़िया सिस्टम है। ठीक है, और भारत सबकी मदद भी करता है। तो ये वाला IVEC अगर अपन चाहे तो निकाल सकते हैं और उसमें क्या होगा, हनोई तक के लिए अपना सीधा हाईवे हो जाएगा। दो फायदे होंगे, पहला वियतनाम से हम डायरेक्ट माल लेंगे तो चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म होगी। दूसरा फायदा, यहाँ पर जो है हैनान द्वीप है ना, चाइना के जो नौसेना का अड्डा है, हम यहाँ से उस पर निगरानी भी रख सकेंगे। बहुत फायदे हो सकते हैं इस तरीके की चीजों के, लेकिन अपने को चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे नेताओं को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि इस तरीके की कुछ चीजें अपनाई जाए। ठीक है बेटा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। तो ऐसे करके आपने वियतनाम के बारे में जाना। ठीक है, तो वियतनाम समझ में आ गई बात आपके कि कहाँ पर इसकी राजधानी क्या है, वियतनाम की राजधानी आपकी बताई मैंने, हनोई राजधानी बता दी। ठीक है, एक और चीज है देखो, यहाँ पर पारासेल और स्प्रेटले द्वीप भी हैं, पारासेल और स्प्रेटले द्वीप।
इसमें नहीं दिख रहा है। तो द्वीप है आपके पारासेल और स्प्रेटले, मैं बता देता हूँ ऐसे ही। इसके वियतनाम के दो द्वीप हैं, एक तो है ये रहा पारासेल, और एक है आपके स्प्रेटले। ठीक है, पारासेल देखते हैं पहले। यहाँ पर देखो मैंने बताया कि ये वाला जो है इसका डिस्प्यूट है बेटा चाइना के साथ में, चाहे इसका विवाद है चीन के साथ में। चीन कहता है कि ये मेरा है, जबकि है किसका, वियतनाम का। समुद्री सीमाओं के हिसाब से देखे करें तो किसका रहेगा ये, किसका रहेगा, वियतनाम का। लेकिन ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किसकी, चाइना के साथ में इसका मैटर चल रहा है, पारासेल आइलैंड्स का, है ना। ठीक है, तो पारासेल द्वीप है और स्प्रेटले जो द्वीप है, दोनों के दोनों इतने इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम के पर्पज से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाइना इन पर कब्जा करना चाहता है। ठीक है, तो ये विवादित है। तो इस बारे में मदद मांगी हमारे मनमोहन सिंह जी से। ठीक है, यहाँ के वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने किससे मदद मांगी, यहाँ के जो पूर्व अपने वियतनाम ने किससे मदद मांगी, मनमोहन सिंह के समय, या तो ये वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए और भारत से सहायता मांगी। ठीक है, तो आज जो ये पारासेल और स्प्रेटले द्वीप है, यहाँ पर हम हमारा जो ओएनजीसी है, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी, यहाँ से पेट्रोलियम निकाल रहा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम भारतीय जो कंपनी है वो क्या करती है, पारासेल स्प्रेटले से जो है पेट्रोलियम का क्या करती है, खनन करती है, पेट्रोलियम निकालती है। जबकि ये विवादित एक हिस्सा है, चीन इसका विरोध करता है। इसीलिए चीन हमेशा अपने को आंख दिखाता रहता है। रीजन कुछ ऐसे ही है कि हम दूसरे देशों से क्या हमारे लाइजिन अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके बेटो, तो वियतनाम के बारे में सारी चीज मैंने आपको बता दी है। चारों पांचों देश अपन ने देख लिए हैं। वियतनाम कौन कौन से देखे हैं वापस से मैं बता देता हूँ एक बार। पांचों देश आपको याद हो गए होंगे अब तो। पहला मैंने कल बताया आपको, म्यांमार। सबसे पहला देखो, आसियान कंट्रीज में सबसे पहला देश बताया कौन सा, म्यांमार बताया, यानी कि बर्मा। दूसरा देश अपन कौन सा पढ़े आज, थाईलैंड। तीसरा देश लाओस, चौथा कंबोडिया, पांचवा वियतनाम। देखिए, बर्मा, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इस तरीके से याद रखना। बर्मा, नीचे आएंगे थाईलैंड, ऊपर जाएंगे लाओस, नीचे आएंगे कंबोडिया, ऊपर जाएंगे वियतनाम। ऐसे याद रखने पांचों देश, 1 2 3 4 5 देश। बाकी के 5 देश हम कल के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि मेरी जो ये क्लासेस है वर्ल्ड मैप की उसको एंजॉय कर रहे होंगे। और एसएससी जैसे सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम्स में बेटा यहाँ से प्रश्न जरूर लगते हैं। अब आप लोगों के लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि एक तो इसको जो वीडियो बना करके मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ उसको आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें से जो है क्वेश्चंस मैं अगले दिन क्लास में पूछूंगा आप लोगों से, तो तैयार करके लेकर के आए। ठीक है बेटा, तो फिलहाल के लिए तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर दिया हूँ। 5 देश हमने पढ़ लिए हैं आसियान के, 5 देश अपन कल पढ़ लेंगे। उसके बाद में धीरे 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 आपको, अब आप देखो आपको कम से कम 18 देश एशिया के याद हो गए। धीरे 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 पूरे वर्ल्ड पे अपन लोग फोकस करने लग जाएंगे। ओके, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। ओके बेटा।